हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन पे बात किए थे कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। आज हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन और कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो शुरू होता है कि जिससे एक इम्पोर्टेंट लॉ है ना, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या बतलाता है? ये लॉ जो है वो आप लोग का ये बतलाता है कि किस तरह से किसी भी रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रभावित करता है। यानी अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटा दें या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के घटने और बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, इसी के बारे में ये लॉ हम लोगों को बताता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन किसके द्वारा दिया गया था? तो इट वाज गिवन बाय एम गुलबर्ग and P. Waage in 1864 to explain the effect of concentration of reactant on reaction rate, है ना। तो ये लॉ जो है दिया गया था दो साइंटिस्टों के द्वारा, एम गुलबर्ग एंड पी वागी के द्वारा, ताकि ये समझाया जा सके कि किस तरह से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का प्रभाव होता है किस चीज़ पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस तरह से प्रभावित करता है, इसी के बारे में ये लॉ है। तो ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन at a given temperature the rate of reaction at a particular instant at a given temperature the rate of reaction at a particular instant at a given temperature the rate of reaction at a particular instant is directly proportional to the product of active masses of reactants, है ना। यानी किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पे जो रिएक्शन का रेट है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में, क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट में रेट अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट का एक्टिव मास या रिएक्टेंट का मोलरिटी अलग अलग होगा। तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स नहीं होता, अलग अलग इंस्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग अलग होता है ना। शुरू में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो शुरू वाला रेट ज़्यादा होगा, बाद में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में, है ना, यानी किसी पार्टिकुलर क्षण में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स and at that instant raised to the power और उस क्षण में जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे जो पावर रेज करेगा, एंड एट दैट इंस्टेंट रेज टू द पावर
is equal to the number of their respective atoms, ions or molecules in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation describing the reaction। तो क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो किसी भी पार्टिकुलर क्षण में, किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उस क्षण रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे जो पावर रेज करेगा वो पावर क्या बताएगा? वो पावर बताएगा उन रिएक्टेंट का जो लिया गया है उनके एटम, आयन और मॉलिक्यूल की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो उस रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ मास एक्शन है जो एम गुलबर्ग और पी वागी के द्वारा दिया गया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है रिएक्शन रेट पे। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे रिएक्शन का रेट जो है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उस क्षण जो पावर रेज करेगा वो उनके एटम, आयन और यानी उन रिएक्टेंट के एटम, आयन और मॉलिक्यूल की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो उस रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। अब आइए इसको हम लोग देख ले। इसमें कहा क्या गया है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के थ्रू कि जैसे मान लो कि ए है, ए रिएक्टेंट है और इससे हमारा बना बोलो क्या? प्रोडक्ट। तो अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर यूज करें, अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करें तो इसके अनुसार क्या होगा? तो इस रिएक्शन का रेट जो होगा यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो यहाँ तो एक ही रिएक्टेंट है तो इसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम -dx/dt कहें इंस्टेंटेनियस रेट को, तो ये क्या होगा? प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे k इंटू ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पे k जो है ये k क्या बतलाएगा? ये k को हम लोग रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं या इसी को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर एक रिएक्टेंट है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, जैसे मान लो ए, बी, सी, ये मिलकर अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो अगर यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन अगर लगाए, ठीक है, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट है प्यारे बच्चों, तो उन रिएक्टेंट के एक्टिव मास या मोलरिटी या कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी एक कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी हो जाएगा। यानी रेट को अगर -dx/dt कहें तो ये क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को, है ना, अगर उनके एक्टिव मोल्स को भी अगर ले लिया जाए साथ में, ठीक है, यानी मतलब स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को भी अगर ले लिया जाए साथ में, तो वैसे केस में क्या होगा? मान लो ए का ए मोल प्लस बी का बी मोल, है ना, सी का सी मोल, और ये मिल के अगर मान लो कि प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करें, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। जो भी आप लोग का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा? पावर पे आ जाएगा। ए पे पावर ए इंटू बी पे पावर बी इंटू सी पे पावर सी।
या रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं माइनस dx/dt, ये बराबर क्या हो जाएगा k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A पे पावर A इंटू B पे पावर B इंटू C पे पावर C। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को का एक्सप्रेशन इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू। जहाँ पे के आप लोग समझ ही रहे हो, के को हम लोग क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट, या इसको हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब ये पावर जो है इसको आप लोग अलग अलग ऑर्डर भी, मतलब जनरली ऑर्डर हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन में ABC जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि अगर हम पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए यही जो आप लोग का रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन टर्म पे जो पावर आया है वो सब को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उस रिएक्शन का क्या बतलाएगा, ऑर्डर बताएगा। ठीक है, और कोई पूछेगा कि यूनिट क्या हो जाएगा के का, है ना, तो यूनिट ऑफ के, तो अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट हो जाएगा आप लोग का के का, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कंसंट्रेशन पे पावर n-1 इंटू टाइम इनवर्स, है ना। तो ये जहाँ n क्या है, n बतलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी k का यूनिट जो है वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, और n यहाँ पे ऑर्डर है, तो अलग अलग ऑर्डर के लिए n का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे अगर 0 ऑर्डर हो जाएगा तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगा, 1 कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगा, यानी कंसंट्रेशन इंटू टाइम इनवर्स, यानी मोल पर लीटर पर टाइम हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू अगर n ऑर्डर अगर 2 होगा तो 2 - 1 करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, यानी 1 कंसंट्रेशन इंटू टाइम इनवर्स हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर रहेगा तो n का वैल्यू 3 होगा, 3 - 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोग, ये यूनिवर्सल वैल्यू है k का, किसी भी ऑर्डर के लिए k का यूनिट इसको याद रख लेना है। किसी भी ऑर्डर के लिए k का यूनिट कैसे हो जाएगा, 1 कंसंट्रेशन पे पावर n-1 इंटू टाइम इनवर्स, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग k के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब जैसे इसी तरह से जैसे अभी हम लोग ले रहे थे कि ये है और ये मिल के प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग का रेट जो होगा वो क्या होगा, -dx/dt इंटू के इंटू ए पे पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यही n ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, अगर n का वैल्यू अगर 0 हो गया, यानी कौन सा ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तो ऐसे केस में -dx/dt का वैल्यू, है ना, किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये रेट के यानी रेट कांस्टेंट जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, कब, जब ऑर्डर 0 होगा। ठीक है, और इस केस में आराम से हम लोग यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट क्या हो जाएगा k का यूनिट वही होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा आप लोग को पता है, ये मोलरिटी इंटू टाइम इनवर्स या मोल पर लीटर पर टाइम, है ना, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन समझ चुके हैं कि किस तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ हम लोग आगे करने वाले हैं जब हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेगा। ठीक है, इसमें पहला फैक्टर है आप लोग का, है ना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, रिएक्टेंट्स का नेचर। अब नेचर का, रिएक्टेंट का नेचर पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का रिएक्टेंट लिए हैं। अलग अलग तरह का रिएक्टेंट होगा तो जाहिर बात है कि वही रिएक्टेंट अगर सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, तो वैसे केस में उसका रेट जो है वो अलग अलग हो सकता है प्यारे बच्चों। तो अगर फिजिकल स्टेट पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फिजिकल स्टेट पे बात करें, तो अगर कोई पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे, किस फॉर्म में, किस रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा, एक रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है, एक रिएक्टेंट लिक्विड में है, एक रिएक्टेंट गैस में है, तो सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगा, गैस में। क्यों गैस में होगा, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होने का चांसेस ज़्यादा होगा, इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर बात करें कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अगर सिस्टम है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अगर रिएक्टेंट होमोजीनियस है, मतलब सबका फिजिकल स्टेट अगर सेम है,
और एक हेट्रोजीनियस फॉर्म में हो, यानी एक रिएक्टेंट सॉलिड हो एक लिक्विड हो, तो ऐसे केस में याद रखिएगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस फेज में होमोजीनियस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, होमोजीनियस मतलब समझ रहे हो ना, सबका फिजिकल स्टेट सेम, तो होमोजीनियस हो जाएगा। हेट्रोजीनियस में एक रिएक्टेंट सॉलिड में है, एक लिक्विड में है ना, एक गैस में, अलग अलग फिजिकल स्टेट में है, तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि सॉलिड लिक्विड गैस में गैसेस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और अगर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है तो होमोजीनियस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करें ठीक है सरफेस एरिया का, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सरफेस एरिया के, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस में, है ना, सॉलिड लिक्विड और गैसेस में, ये तो हम लोग जान गए गैस में ज़्यादा होगा। और अगर मान लो सॉलिड ही है तो सॉलिड दो तरह का होता है, एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब हो गया कि क्रिस्टल के फॉर्म में है वो सॉलिड, और एक है उसी क्रिस्टल को हम लोग क्या कर दिए, पाउडर बना दिए, है ना, महीन पाउडर बना दिए, है ना, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड। फाइनली का मतलब महीन, डिवाइडेड का मतलब उसको चूर कर दिए हैं, तो ये पाउडर फॉर्म हो गया फाइनली डिवाइडेड सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और फाइनली डिवाइडेड सॉलिड में, है ना, रिएक्टेंट वही है लेकिन उसका फिजिकल स्टेट अलग अलग है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक फाइनली डिवाइडेड सॉलिड में है। तो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसको चूर्ण कर देने से, पाउडर बना लेने से उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्यों ज़्यादा होगा फाइनली डिवाइडेड सॉलिड में रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें ज़्यादा होता है, बोलो क्या, सरफेस एरिया, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा सॉलिड लिक्विड गैस में गैसेस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में होमोजीनियस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और अगर पूछेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और पाउडर्ड सॉलिड या फाइनली डिवाइडेड सॉलिड में रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज़्यादा होगा, तो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड में होगा, क्योंकि फाइनली डिवाइडेड सॉलिड में आप लोग का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें बॉन्ड एनर्जी के आधार पे, तो आप लोग को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बॉन्ड एनर्जी के। और आप लोग को पता है कि बॉन्ड एनर्जी किस में ज़्यादा होता है, अगर सिग्मा और पाई की बात करें तो सिग्मा को तोड़ने के लिए आप लोग को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू पाई, आप लोग का ये आप लोग को पता है आप लोग का। उसी तरह से बॉन्ड एनर्जी अगर हम लोग पूछे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड तोड़ना है, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1 सिग्मा तोड़ना है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है। तो अगर हम आप लोग से कहें एक एग्जाम्पल देके कि जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है कि 2NO गैस प्लस O2 गैस, ये मिल के बन रहा है 2NO2, ठीक है, गैस, और एक में मीथेन का ऑक्सीडेशन कर दिया, इसको ये बना देते हैं, इसको भी मीथेन का ऑक्सीडेशन अगर करें तो मीथेन का कोई भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करके वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इस केस में अगर हम लोग बात करें, है ना, कि मीथेन का ऑक्सीडेशन, इसको बैलेंस कर लेंगे, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो इस केस में अगर पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का ऑक्सीडेशन है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, एक मीथेन का ऑक्सीडेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो अगर कोई पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का ज़्यादा होगा कि मीथेन का ज़्यादा होगा, तो आप लोग देखे होंगे कि मीथेन में बॉन्ड एनर्जी क्या है, मीथेन में कार्बन जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर फिगर देखेंगे तो इसमें आप लोग का क्या है, आप लोग का इसमें देख रहे हैं कि एक मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक सिंगलेट है आप लोग का। तो इस केस में आप लोग देख रहे हो कि इसमें आप लोग का 4 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, और इस केस में आप लोग का 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 1 सिंगलेट को तोड़ना है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो किस में ज़्यादा हो जाएगा, तो जाहिर बात है 4 सिग्मा को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी इसमें ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड एनर्जी अगर इसमें ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसमें ज़्यादा होगा जिसमें बॉन्ड एनर्जी कम होगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है
या रेट ऑफ ऑक्सीडेशन या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस में ज़्यादा होगा, ए में ज़्यादा होगा कि बी में? तो ए में ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, बी के। ठीक है, तो आराम से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि आज हम लोग लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ें और साथ ही साथ देखें कि किस तरह से रिएक्टेंट के आधार पे, रिएक्टेंट के नेचर्स के आधार पे हम लोग पता कर लिए कि किस में रेट ज़्यादा होगा। तो जाहिर बात है कि नेचर के रिएक्टेंट में हम लोग देखें कि सॉलिड लिक्विड गैस में अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो गैसेस रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा, क्योंकि गैसेस रिएक्टेंट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, फ्री मूवमेंट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बार एक दूसरे से टकरा सकते हैं, कोलिजन ज़्यादा होगा आप लोग का, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस में होमोजेनियस में। और उसी तरह से अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म है और पाउडर फॉर्म है तो पाउडर का, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो जिसमें बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।